गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आकाश सर। वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आज हम लोग करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 के जो कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए थे, चलिए वो इनको पूरा करते हैं। और चैप्टर का नाम है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या नाम है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो आपके थे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज नॉट अ वैलिड रीज़न फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड रीज़न नहीं है? डिप्लेशन मतलब कमी, फ्लोरा और फौना में कमी होने के कारण, यानी जंतुओं और पेड़ पौधों में कमी होने के कारण, जो जंतुओं और पेड़ पौधों में कमी हुई है उनमें कमी होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड कारण नहीं है? कौन सा एक वैलिड कॉज नहीं है? बाकी सारी वैलिड कॉज हैं, निम्नलिखित में से एक वैलिड कॉज नहीं है। तो क्वेश्चन ए पहले में दे रखा है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन तो बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि कृषि खेती के बढ़ने के कारण हमें पता है जब एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता है तो जो आपकी फॉरेस्ट होती हैं उनको काटा जाता है, जंगलों को काट के, और जो है एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इससे उस जंगल में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इससे भी भाई फ्लोरा और फौना का नुकसान हुआ है। ग्रेजिंग एंड फ्यूल फूड कलेक्शन। आगे है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे भी फ्लोरा और फौना का नुकसान हुआ है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन से, मतलब औद्योगिकरण से और शहरीकरण से। बस एक है इससे, ग्रेजिंग यानी जो भेड़ बकरियां चराने से कभी भी फ्लोरा और फौना का नुकसान नहीं होता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। निम्नलिखित में से कौन सी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होता है डायरेक्टली? तो जॉइंट, समझ रहे हो ना? निम्नलिखित में कौन सी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करने की जो स्ट्रेटजी होती है ना, जो तरीका होता है, उनमें से कौन में जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, यानी सभी लोग मिलकर भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सभी लोग मिलकर भाग लेते हैं। बीज बचाओ आंदोलन में आपको पता है सभी लोग मिलकर भाग लेते हैं। चिपको आंदोलन आपको पता है जिसमें सभी समुदायों ने, कम्युनिटीज़ में ने भाग लिया था पेड़ों को बचाने के लिए। डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, इसमें सभी कम्युनिटीज़ जो है भाग नहीं लेती हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एनिमल विद द कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस। भैया जो जानवरों की सूची को उनकी एग्जिस्टेंस मतलब उनकी जो कंडीशन के हिसाब से उनको मैच कराओ कि भाई ये अभी हैं या नहीं हैं, या ये गायब हो चुके हैं या एंडेंजर्ड हैं, विलुप्त प्राय हैं या विलुप्त होने वाले हैं, किस तरह के हैं। तो पहले प्लांट और एनिमल की कैटेगरी दे रखी है, देखते हैं कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे ब्लैक बग पूछ रहा है, बताओ ब्लैक बग क्या है? पूछ रहा है ब्लैक बग क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, या फिर एशियाटिक एलिफेंट रेयर है क्या, और अंडमान पिग जो है एंडेंजर्ड है क्या, हिमालयन ब्राउन बियर वल्नरेबल है क्या, पिंक हेड डक एंडेमिक है। तो इधर ये बिल्कुल मैच करवा के रख दी हैं मैंने। जैसे ब्लैक बेक, जो ब्लैक बक है आपका, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में है, ठीक है, खतरे वाले स्पीसीज़ में है। एशियाटिक एलिफेंट वल्नरेबल है। अंडमान वाइल्ड पिग एंडेमिक है। हिमालयन ब्राउन बियर रेयर है। पिंक हेड एक्सटिंक्ट हो चुका है। पिंक हेड डक अब नहीं पाया जाता है, एक्सटिंक्ट है, गायब हो चुका है। आगे फिर दोबारा से मैच करनी है। मैच द फॉलोइंग रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट। अब बताओ आप रिजर्व फॉरेस्ट क्या होती है? तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होती है? तो नॉर्मली पहला ऑप्शन है, फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फॉर एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ऐसी फॉरेस्ट जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, किस लिए? कंजर्वेशन के लिए। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जिसमें बचाई जाए, जिसमें जंगल भी बचाया जाए और जंगली जीवों को भी बचाया जाए, तो वही तो रिजर्व फॉरेस्ट होती है। तो पहला बिल्कुल ठीक है। अगला चलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होती है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या बोला है? फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओनली फर्दर डिप्लीशन। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसी ज़मीन होती है जिसमें जो प्रोटेक्टेड होती है कि भाई इसमें कोई डिप्लीशन कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्टेड है, सरकार के द्वारा सुरक्षा की जा रही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब है अनक्लास फॉरेस्ट क्या होती है? अवर्गीकृत जमीन क्या होती है? अवर्गीकृत, तो अदर फॉरेस्ट
ये अवर्गीकृत जो जंगल होते हैं इनको कहते हैं अदर फॉरेस्ट, एंड वेस्टलैंड्स भी होते हैं इसमें, जो बेकार की ज़मीन पड़ी हुई है, बिलोंगिंग टू बाथ टू बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। और ये जो ज़मीन हुई होती है, जो बेकार की ज़मीन पड़ी है, वह सरकार से संबंधित होती है या फिर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं और जो समुदाय होते हैं उनसे संबंधित होती है। तो ये आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, वाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स। बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता है क्या, और इंसान के लिए जैव विविधता क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो भाई जैव विविधता तो वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरी एक चेन श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड होता है। जैसे घास खत्म तो बकरी खत्म, बकरी खत्म तो शेर खत्म, शेर खत्म तो इंसान खत्म। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन द वाइल्ड लाइफ। जो जैव विविधता होती है उसमें वाइल्ड लाइफ इमेंसली रिच होता है। ठीक है। जंगली जीव, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जंगली जीव पाए जाते हैं, एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज भी पाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम पेड़ पौधे घास फूस ये सब हम देख सकते हैं। डाइवर्स इन अ फॉर्म एंड फंक्शन। और जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें डिफरेंट डाइवर्सिटी देख सकते हैं, विभिन्नताएं देख सकते हैं, इन द फॉर्म एंड फंक्शन, उसके रूप में और उसके कार्य करने की इकाई में, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन ए सिस्टम थ्रू द मल्टीपल नेटवर्क। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं एक दूसरे से जुड़ने के, ऑफ इंडिपेंडेंसीज। अब जब नेटवर्क है जिसका मतलब एक पूरा प्रोसेस है, इसमें से एक भी अगर चेन टूटेगी तो पूरी चेन खराब हो जाएगी। जैसे ये पूरी चेन है, इसमें से अगर एक भी कड़ी टूटी तो चेन बेकार हो जाएगी। सेम इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी काम करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स, ये इंसान के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विद द बायोडाइवर्सिटी फॉर्म अ कम्प्लीट वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं इंसान। ठीक है। बिकॉज द ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विद द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के साथ एक कंप्लीट वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम मतलब पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, क्योंकि इंसान भी इसी का एक भाग होता है। कंप्लीट वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं, इन विच वी आर ओनली अ पार्ट, इसका जिसका इंसान सिर्फ इसका एक भाग है। इंसान ये ना समझे कि वो इसका कोई राजा है, इसका एक भाग है पूरा। ठीक है। वी आर ओनली अ पार्ट एंड आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम, और हम इसी पर डिपेंड है, ना कि ये सिस्टम हम पर डिपेंड है। अगर ये सिस्टम खत्म तो हम अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो इसको इंसान को ध्यान में रखना चाहिए, दैट वी आर द पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड वी आर द पार्ट ऑफ दिस इकोलॉजिकल सिस्टम। नॉट द इकोलॉजिकल सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन, बट ह्यूमन इज डिपेंडेंट ऑन द इकोलॉजिकल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। किस तरह से इंसान के क्रियाकलापों ने फ्लोरा और फोना में कमी आई है, पेड़ पौधे और जंतुओं में कमी लाई है। ठीक है। किस तरह की इनकी क्रियाएं हैं जिससे जिससे पेड़ पौधे और जंतुओं में कमी आ रही है। तो several human activities have affected the depletion of flora and fauna and has led to the decline in Indian biodiversity. The main factors responsible for this damage are, तो बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनके कारण फ्लोरा और फौना में क्या हुई है, डिप्लीशन मतलब कमी आई है। उससे क्या हुआ है, डिक्लाइन हुई है। भारत की जो जैव विविधता है उसमें बहुत कमी आई है। द मेन फैक्टर्स, पहला है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब निवास स्थान। तो निवास स्थान मतलब हमने क्या किया है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किया है। जो जंगली जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके निवास स्थान को हमने बर्बाद किया है। मेनली ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन, मेनली क्या है इसका कारण, भाई जनसंख्या बढ़ने के कारण। लीडिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो कुछ खाएगी, तो हम जंगलों को साफ करते हैं खेती करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, खदान करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए, एंड कॉन्सिक्वेंट वाइपिंग आउट द लार्ज फॉरेस्ट एरिया। और हम एक बड़े बड़े एरियाज़ को सीधे सीधे वाइप कर देते हैं, हटा देते हैं। आप सोचिए क्या प्रभाव पड़ता है। हंटिंग एंड पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल स्किन, टस्क, बोन्स एंड टीथ, हॉर्न्स एक्सेट्रा हैव लीड मेनी स्पीसीज टू द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। हंटिंग, पोचिंग, शिकार और जो जो व्यापार करते हैं इनके इनके अंगों का, जानवरों के अंगों का, इससे इलीगल एक ट्रेड है। इससे क्या हुआ है, एनिमल स्किन, टस्क, बोन, टीथ, हॉर्न्स, ये सब इनमें व्यापार किया जाता है। हैव लीड मेनी स्पीसीज टू द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। इससे क्या हुआ है, शिकार करने से जो बहुत सारी जो स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, वह विलुप्ति के कगार पे आ चुकी हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन हम हो रहा है, जो आपका प्रदूषण हो रहा है, पॉइजनिंग ऑफ वाटर, वाटर पॉइजन हो रहा है ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। जो हम इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होते हैं, जो औद्योगिक विषैले केमिकल होते हैं, उनको हम ऐसे ही
पानी में बहा देते हैं, वेस्टेज पानी में बहा देते हैं, इससे भाई एनिमल्स की मृत्यु हो रही है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। फॉरेस्ट फायर ऑफन इंड्यूस्ड बाई शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाइपिंग आउट द वैल्यूबल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं, जैसे एक जगह मैंने स्लैश की, इस जगह की जो घास फूस को मैंने काटा और जला दिया, इससे क्या हुआ, ये आग जो है पूरे जंगल में फैल जाती है, इससे वहाँ की वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, बड़े बड़े स्केल पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं जिससे फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है। ग्रेजिंग एंड फ्यूल फूड कलेक्शन, जो घास भेड़ बकरियां चराई जाती हैं और लकड़ियों को हम ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं जंगलों को काट के, उससे भी जो है वही वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हम जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जंगली जो सामान होते हैं, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस आर द अनइक्वल एक्सेस, मतलब एक ये तो इंपॉर्टेंट बात है भाई, अनइक्वल एक्सेस कर रहे हैं लोग, जिनके पास है वो और ज़्यादा चाह रहे हैं, ठीक है, और जिनके पास नहीं उनके पास है ही नहीं, अनइक्वल एक्सेस कर रहे हैं, इनइक्विटेबल कंजप्शन कर रहे हैं। आप मतलब इक्विटेबल मतलब समान रूप से हम लोग जो है कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, कोई जो अमीर है वो हद से ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है और जो गरीब है वो कुछ नहीं कर पा रहा। और फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल वेलबींग। अब है लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, 120 वर्ड में आपको आंसर देने हैं। क्या रहा है, पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ, डिस्क्राइब करनी है आपको, अरे यार ये कहाँ, आओ भाई बाहर, पेन अंदर चला गया, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ ह्यूमन एक्टिविटी, आपको डिस्क्राइब करनी है भैया कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव कंजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, किस तरह से इंसान की बहुत सारे समुदाय ने, बहुत सारे समुदाय ऐसे भी हैं जो जंगलों को बचाते हैं और जंगली जीवों को बचाते हैं। तो बताओ भारत में ऐसे कौन से समुदाय हैं जिन्होंने जंगलों को और जंगली जीवों को बचाने के लिए प्रयास किया है? तो बिल्कुल हैं भाई साहब, भारत में भी इसी तरह से बहुत सारे समुदाय जो है एक्टिव हैं, उन्हीं को हम लोग देख लेंगे एक एक करके। इंडियन फॉरेस्ट आर होम टू द डिफरेंट कम्युनिटीज़, जो भारतीय जंगल हैं उनमें अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग समुदाय रहते हैं। दीज कम्युनिटीज़ हैव अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद देयर एनवायरनमेंट, जो लोग जंगल में रहते हैं उनका जंगल के साथ एक संबंध होता है, एक रिलेशनशिप होती है। जैसे आपका घर है तो आपका अपने घर से एक संबंध हो जाता है, जुड़ हो जाती हो, इसी तरह से जो लोग जंगल में रहते हैं उनका जंगल के साथ रिलेशनशिप होता है। द मुंडास, जैसा कि आप जानते हो मुंडास के बारे में, एंड द सांथाल के बारे में ऑफ द छोटा नागपुर रीजन, छोटा नागपुर रीजन में ये जो है ट्राइब पाई जाती हैं भारत में। वर्शिप महुआ एंड कदम्बा ट्री, ये महुआ और कदम्बा ट्री की पूजा करते हैं। द ट्राइबल ऑफ द उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द तामारिंद एंड द मैंगो ट्री, ट्राइबल जो समूह हैं उड़ीसा और बिहार के ये तामारिंद और मैंगो ट्री की पूजा करते हैं। सिमिलरली द विश्नोई जो समाज होता है ऑफ राजस्थान होल्ड द एंटीलोप्स इन द हाई रेवरेंस। For these communities, particular flora and fauna are integral to their identity, so they take a number of steps to protect the same। अब इसका मतलब हम ये समझें कि बहुत सारे ट्राइब्स जो हैं जो जंगल में रहते हैं वो जंगली पेड़ों की पूजा करते हैं और जंगल से प्यार करते हैं। इनके लिए भाई फ्लोरा और फौना इनकी एक आइडेंटिटी है, जंगल और जंगली जीव इनकी एक पहचान है। सो दे टेक अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द सेम, इसलिए बहुत सारे कदम उठाते हैं जिससे कि ये जंगल और जंगली जीवों को बचा पाएँ। विलेजर अराउंड द सरिस्का रिजर्व आपने देखा होगा राजस्थान में, हैव अपोज द माइनिंग, इन्होंने जो है माइनिंग का विरोध किया था इन द रीजन, एंड दीज एक्टिविटीज़ एंडेंजर द वाइल्ड लाइफ, ठीक है, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी से जो वाइल्ड लाइफ जीवन होता है, जो जंगली जीव होता है, उसका तो नुकसान होगा ही जब आप मिट्टी को खोदोगे, ठीक है, जैसे कोयला या और भी मिनरल निकालने के लिए, तो उससे भी मिट्टी एक बड़े एरिया के जंगल को साफ करके खुदाई होती है, तो उतने बड़े एरिया के तो जंगली जीव वैसे ही मारे जाएंगे और पेड़ पौधे भी। विलेजर्स इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव बैंड हंटिंग एंड लंबरिंग एक्टिविटीज़ इन 1200 एरिया मार्क एज द भैरव देव सेंचुरी, ठीक है। विलेजर ऑफ राजस्थान, सोचो अलवर डिस्ट्रिक्ट के, इन्होंने हंटिंग और लंबिंग एक्टिविटी को 1200 एरिया एक एरिया में अपने आप बैंड कर दिया। भैरव देव के सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ उसमें।
Such activities have help preserve patches of virgin forest land. इससे क्या हुआ है कि जो बिना छुई हुई जो ज़मीन है जंगल की, वो उसको हम लोग बचा पाए हैं, है ना? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी थी उन्होंने रुचि दिखाई, है ना? अब आगे, राइट अ नोट ऑन द गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द कंजर्विंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, एक नोट लिखना है किस तरह से हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर प्लेंटी। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। नाउ डेज मेनी, अभी हाल के दिनों में बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, है ना, टुवर्ड्स द क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, जिससे कि लोगों को जानकारी पहुँचे कि भाई जंगलों को डिप्लेशन, जंगलों में कमी होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, एंड वैनिसिंग द वाइल्ड लाइफ, कि भाई जब जो जंगली जीवों को जब हम वैनिश कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उससे क्या नुकसान हो सकता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द इंडिया हैव सेट अप नेशनल पार्क्स। केंद्र और राज्य सरकार ने भारत में राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की है, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज इन वाइल्ड लाइफ। रिसेंटली डेवलपिंग practice towards the conserving is the search for different conservation measures। एकदम करंटली भाई एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम कंजर्वेशन कर रहे हैं और वो है कि भाई किस तरह से मेजरमेंट किए जाएं जिससे कि कंजर्व किया जा सके फॉरेस्ट को, है ना। रिसर्च हो रही है। रिसेंटली डेवलपिंग प्रैक्टिस टुवर्ड्स कंजर्वेशन इज सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स। कंजर्वेशन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, हम किस तरह से जंगलों और जंगली जीवों को बचा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द न्यू बाई वर्ड ऑफ गुड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द कंजर्विंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बायोडाइवर्सिटी इज न्यू बाई वर्ड, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता शब्द एक नया शब्द है जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं टुवर्ड्स कंजर्विंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर हम जैव विविधताओं को बनाए रखेंगे तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज अपने आप क्या होंगे, बचेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। वेरियस कम्युनिटीज स्पेशली इन ट्राइबल एरियाज, विशेषतः जो जनजाति वाले एरिया होते हैं, हु आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, जो जंगल पर निर्भर करते हैं, लिविंग देयर, और जो वहाँ रहते हैं, आर नाउ टेकिंग एन एक्टिव रोल, और ये एक एक्टिव रोल निभा रहे हैं जिससे कि इन जंगली जीवों को और जंगल को बचाया जा सके। तो आप भी अपना कुछ प्रयास करिएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ हाथ पे हाथ धर के मत बैठिएगा। थैंक यू वेरी मच।